students, welcome to Learn and Prep, and today we are going to discuss very interesting chapter, that is the power sharing. क्या होती है पावर, हम सबको पता है. अगर हम सिंपल डेफिनेशन पूछें कि भाई पावर क्या होता है, दैट मीन्स कोई भी बोल देगा ताकत होती है. ठीक है, अब इसी ताकत को किस तरीके से एक शेयरिंग फॉर्म में हम अगर लेके चलें इन रिस्पेक्ट टू द कंट्री, whosoever कंट्री इट मे बी, तो यहाँ पर वो किस तरीके से डिफाइन होगी, इस चैप्टर में बेसिकली हम ये पढ़ेंगे. That is power sharing, how the powers are being divided among the different groups of the country and also among the people. Basically we are going to study it all in this chapter. So यहाँ पर अगर हम सबसे पहली चीज़ देखें तो यहाँ पर you can easily see the name of the two countries. One is the Belgium and other is the Sri Lanka. अब हम इन दो कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग या इन दो कंट्रीज़ के थ्रू ही हम जानेंगे कि जो पावर शेयरिंग है वो एक्चुअली में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर रनिंग एनी कंट्री, वेदर इट इज़ द स्मॉल वन और द लार्ज वन, क्यों ज़रूरी होता है. तो बेसिकली इस चैप्टर में हम इन दो कंट्रीज़ से रिलेटेड हर वो चीज़ पढ़ेंगे और फिर हम डिसाइड करेंगे कि जो पावर शेयरिंग जो हम बोल रहे हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, तो वो इतना ज़रूरी क्यों है. तो एज़ यू कैन सी बेल्जियम, चलो पहली चीज़ हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे विद द कंट्री बेल्जियम. बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है इन यूरोप. ठीक है, बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप और उसका अगर हम कंपेरिजन इंडिया से करेंगे तो ये लेस स्मॉलर इन द एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा. मतलब उसका एरिया इतना ही है, अगर हम एक हरियाणा हमारा जो स्टेट है वहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे उससे भी छोटा एरिया है. ठीक है, तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, बेल्जियम की. नाउ फर्दर हम आगे बढ़ें तो इट हैज़ बॉर्डर्स विथ, अब कंट्री है तो बॉर्डर्स भी होंगे, तो बॉर्डर्स विथ फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड दी लग्जमबर्ग. ठीक है, इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अ लिटिल ओवर 1 करोड़. मतलब इस छोटी सी कंट्री की अगर पॉपुलेशन वाइज वी आर डिफाइनिंग, इट इज़ जस्ट एंड जस्ट ओनली 1 करोड़ और लेस देन दैट. ठीक है, अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा. मतलब कंपेयर कर रहे हैं अगर हम इंडिया के किसी स्टेट से तो हरियाणा से ही करा हमने, हरियाणा के पॉपुलेशन से भी आधी पॉपुलेशन है बेल्जियम की पॉपुलेशन. द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. नाउ द मेन टर्म अराइजेस कि जो एथनिक कॉम्पोजिशन है इस पर्टिकुलर कंट्री का, भले ही ये एक स्मॉल कंट्री है लेकिन इसका जो वेरिफिकेशन है अगर एथनिक कॉम्प्लेक्शन की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. अब ये कॉम्प्लेक्स क्यों है, चलो देखें. पहली चीज़, पूरी की पूरी ऑफ द टोटल कंट्रीज पॉपुलेशन, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस चैप्टर कि हमें कंपोजिशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं और वो एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिससे इसका क्या डिसाइड होगा, क्राइटेरिया डिसाइड होगा कि किस तरीके का कॉम्प्लेक्शन है, एथनिक कॉम्प्लेक्शन है कंट्री का. तो ध्यान से देखें, 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड दे स्पीक डच. ठीक है, 59% पीपल जो हैं जो फ्लेमिश रीजन में, वहाँ पे रीजन वाइज डिवीजन है और इस रीजन वाइज जो पहला रीजन हम बात कर रहे हैं दैट इज़ द फ्लेमिश रीजन एंड दिस स्पीक्स द डच लैंग्वेज. ठीक है, second, another 40% people live in the Wallonia region and speak the French. 59% people कहाँ रह रहे हैं, फ्लेमिश रीजन में, और वो क्या बोल रहे हैं, डच लैंग्वेज. ठीक है, 40% ऑफ द पीपल कहाँ रह रहे हैं, वलोनिया रीजन में, एंड दे आर स्पीकिंग द फ्रेंच लैंग्वेज. ठीक है, रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियंस स्पीक जर्मन. अब इसमें 59% का क्राइटेरिया सेट हो गया, 40% का क्राइटेरिया सेट हो गया, जो रिमेनिंग 1% हैं वो क्या हैं, दे आर स्पीकिंग द जर्मन लैंग्वेज. अब इसमें एक चीज़ और है, इन द कैपिटल ब्रुसेल्स 80% ऑफ द पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% आर डच स्पीकिंग. पूरा का पूरा अगर हम बेल्जियम का कंपैरिजन कर रहे हैं तो यहाँ का जो क्राइटेरिया है ब्रुसेल्स के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जस्ट द अपोजिट है. पहला क्राइटेरिया हमारा क्या बोल रहा है, 59% पीपल हैं जो फ्लेमिश रीजन में रह रहे हैं और वो डच बोल रहे हैं. हम पूरा का पूरा बेल्जियम का क्राइटेरिया डिसाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं. ठीक है,
नेक्स्ट क्या है हमारा, 40% ऑफ द पीपल जो हैं वो वलोनिया रीजन में रह रहे हैं और वो फ्रेंच बोल रहे हैं। लेकिन इफ़ वी सी द कैपिटल सिटी विच इज़ द ब्रुसेल्स, यहाँ पे जो सिचुएशन है वो क्या है, उल्टी है, ठीक है। The minority French speaking community was relatively rich and popular। यहाँ किसकी बात हो रही है, कैपिटल सिटी की। और कैपिटल सिटी में जो माइनॉरिटी है फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी की, उसका एक पावरफुल इम्पैक्ट क्या है, दैट दे आर द रिच, एंड व्हेन द पीपल आर रिच तो ऑटोमेटिकली पावरफुल वो हो ही जाते हैं, बिकॉज दे आर हैविंग द टर्म्स ऑफ द मनी। This was resented by Dutch-speaking community who got the benefit of economic development and education much later. This led to tensions between the Dutch-speaking and the French-speaking communities during the 1950s and 1960s. तो अब यहाँ पे क्या होता है, जब Dutch-speaking community who got the benefit of economic development because they were what? They were relatively rich also and they were powerful. तो यहाँ पर उनको क्या मिल गई, वो एक पोजीशन मिल गई। जब पोजीशन मिल गई तो यहाँ पर सबसे पहले जो डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ बिटवीन द कम्युनिटीज़ की अगर हम बात करें तो दे हैव गॉट व्हाट, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑल्सो एंड ऑल्सो द एजुकेशन। लेकिन यहाँ पर जब डच स्पीकिंग कम्युनिटी की बात आई तो ये हर उस चीज़ से पीछे थे, डेवलपमेंट वाइज भी पीछे थे एंड एजुकेशन वाइज भी इनको बहुत पीछे रखा गया था। अब यहाँ पर क्या होने लग गया, जब कम्युनिटीज़ वाइज डिसइंटीग्रेशंस होने लग गए तो टेंशन्स ऑब्वियस सी बातें आएगी, क्योंकि एक कम्युनिटी जो कम है लेकिन वो रिच और पावरफुल है तो उस कम्युनिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। बट ऑन द अदर हैंड दोज कम्युनिटी पीपल्स हु आर मैनी इन नंबर बट दे आर नॉट हैविंग द पावर बिकॉज दे आर नॉट हैविंग द मनी, तो यहाँ पर वो ज़्यादा होने के बाद भी दे आर नॉट हैविंग एनीथिंग इन देयर हैंड, तो कॉन्फ्लिक्ट्स की सिचुएशन तो बनेगी ही बनेगी। तो 1950s और 60s के टाइम पे यहाँ पर बिटवीन द कम्युनिटीज़ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस पैदा होने लग गई, ठीक है। The tension between the two communities was more acute in Brussels। सबसे ज़्यादा जो देखा गया वो कहाँ देखा गया टेंशन्स, इन दी ब्रूसेल्स। ब्रूसेल्स में सबसे ज़्यादा टेंशन देखी गई। ब्रूसेल प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम, एक स्पेशल प्रॉब्लम ब्रूसेल्स में देखी गई। द डच स्पीकिंग पीपल constituted a majority in the country but a minority in the capital। पूरी की पूरी कंट्री को अगर हम देखेंगे तो 59% ऑफ द पीपल आर द डच स्पीकिंग, लेकिन अगर हम कैपिटल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सिचुएशन क्या है, उल्टी है। ज़्यादा है कंट्री में लेकिन कम है कहाँ पर, ब्रूसेल्स में कम है, लेकिन उनके पास क्या है, दे आर द रिच पीपल एंड द पावरफुल एज वेल। ऑन द अदर हैंड जो फ्रेंच पीपल हैं वो ज़्यादा हैं लेकिन उनके पास कोई पावर नहीं है, उनके पास कोई पैसा नहीं है, ठीक है। तो दिस वॉज द सिचुएशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। अब हम यहाँ पर अगर पिक्चराइजेशन वाइज देखें कॉम्पोजिशन तो पहला आ रहा है हमारा, यू कैन सी 2-3 डिफरेंट कलर्स ओवर हेयर, येलो, रेड एंड द ऑरेंज, समवॉट ऑरेंज यू कैन से। लेकिन अब हम यहाँ पे इसको किस तरीके से देखेंगे, जो येलो रीजन है हमारा, येलो रीजन इज द फ्लेमिश पीपल, ठीक है, येलो रीजन इज द फ्लेमिश पीपल। रेड वन इज द वलोनिया जो फ्रेंच स्पीकिंग है। रेस्ट जो हम ये लाइनिंग्स देख रहे हैं, रेड लाइनिंग्स, यहाँ पर जो लाइनिंग्स हम इस पिक्चर में देख रहे हैं, दे आर द जर्मन स्पीकिंग पीपल, ठीक है। एंड दिस इज द थिंग विच इज द, जो एक छोटा सा स्पॉट जैसा दिख रहा है, दिस इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम विच इज द ब्रूसेल्स, ठीक है, समझ में आ गया। पहला यहाँ पे येलो क्या है, हमारा पूरा फ्लेमिश रीजन है, ये नीचे वाला रीजन पूरा हमारा वलोनिया रीजन है। जो यहाँ पे लाइनिंग्स दिख रही हैं वो 1% ऑफ द पीपल हु यूज्ड टू स्पीक द जर्मन लैंग्वेज, एंड 1% जो यहाँ पे छोटा सा पैच दिख रहा है या हम स्पॉट बोल सकते हैं, वो है हमारा ब्रूसेल्स। तो इस डायग्राम से इट इज़ वेरी मच क्लियर कि किस तरीके से इनका कॉम्पोजिशन डिफाइंड है। नेक्स्ट अब हम आते हैं श्रीलंका पे। अब यहाँ पर हम अभी बेल्जियम को थोड़ा सा साइड में रख देते हैं। नेक्स्ट आते हैं अब हम श्रीलंका पे। श्रीलंका एज वी ऑल नो एक आइलैंड नेशन है, इंडिया से बहुत क्लोजली रिलेटेड है। इंडिया एज कंपेयर टू श्रीलंका इज़ द वास्ट कंट्री, बहुत बड़ी कंट्री है,
लेकिन इकोनॉमिक टर्म्स में अगर हम बात करें तो श्रीलंका जो है इकोनॉमिकली वेरी साउंड है, इंडिया से भी ज़्यादा साउंड है, दो दे आर स्मॉल इन नंबर्स बट स्टिल। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ होता है कि पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है वो पूरी की पूरी खराब हो जाती है। तो ऐसा क्या होता है, तो लेट्स जस्ट सी। फर्स्ट ऑफ ऑल, श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। इट हैज़ अबाउट 2 crores ऑफ पीपल। बेल्जियम में कैसी पॉपुलेशन थी, इतनी पॉपुलेशन थी कि हरियाणा की आधी पॉपुलेशन बेल्जियम की पूरी पॉपुलेशन है। और यहाँ पर क्या क्राइटेरिया है कि इट हैज़ अबाउट 2 crores ऑफ पीपल, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। मतलब हरियाणा की पॉपुलेशन और श्रीलंका की पॉपुलेशन समवॉट यू कैन से इज दी एक साथ ही हैं। Like other nations in the South Asia region, Sri Lanka has a diverse population. The major social groups, अब यहाँ पे आता है मेन क्राइटेरिया श्रीलंका का, जो सोशल ग्रुप्स हैं। अभी हमने बेल्जियम के सोशल ग्रुप्स देख ली कि किस तरीके से वो डिवाइडेड थे, अब हम श्रीलंका के देख रहे हैं कैसे। द मेजर ग्रुप्स आर दी सिन्हाला स्पीकर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिन्हाला स्पीकर्स हैं दे आर द मेजर ग्रुप्स। वाई? बिकॉज दे आर 74% इन द नंबर टोटल, जैसे हम टोटल की बात कर रहे हैं। एंड द तमिल स्पीकर्स हु आर इन 18%, हु कंसिस्ट ऑफ 18%, ठीक है। यहाँ पे हो गया डिफ्रेंसिएशन। 74% ऑफ द, मतलब मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज द सिन्हाला कम्युनिटी एंड अदर 18% इज द तमिल स्पीकर्स। अमंग तमिल्स देयर वर 2 subgroups। अब तमिल्स में भी 2 subgroups बना के रखें। तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री विच आर कॉल्ड द श्रीलंकन तमिल्स, जो 13% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। The rest, whose forefathers came from India as plantation workers during colonial period, are called the Indian Tamils। तो ये है पूरा का पूरा एथनिक कॉम्पोजिशन किसका, तमिल का, जिसमें 74% are the Sinhalas and remaining 18% are the Tamil speakers, which further divided into the subgroups, जिसमें 13% are the Sri Lankan Tamils, the rest और बाकी बचे कौन होते हैं, वो लोग जो इंडिया से आए थे श्रीलंका एज द प्लांटेशन वर्कर्स और वो वहीं पे सेट हो गए, ठीक है। श्रीलंकन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। श्रीलंका की जो कंट्री है उसका जो नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट है हमारा, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये श्रीलंकन तमिल्स ही रिसाइड करते हैं। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो ये इनका किस तरीके का क्राइटेरिया हो गया, लैंग्वेज स्पीकिंग का। जो सिन्हाला कम्युनिटीज़ के लोग हैं उनकी जो लैंग्वेज है वो है बुद्धिस्ट, वो बुद्धिस्ट ही प्रेफर करते हैं, हर तरीके का वही कल्चर यूज़ करेंगे जो एक बुद्धिज़्म में अलाउड होता है। रेस्ट ऑफ द तमिल्स जो हैं, जो तमिल्स कहलाते हैं, दे आर ईदर द हिंदूज और द मुस्लिम्स। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड द सिन्हाला। अभी जो 7% जो क्रिश्चियंस हैं वो दोनों कैटेगराइज में हैं, ईदर दे आर द बुद्धिस्ट और ईदर दे आर द तमिल्स और दे आर द सिन्हाला स्पीकर्स, ठीक है। नाउ अब मेजोटोरियन पास होता है श्रीलंका में। नाउ यू विल आस्क कि मेजोटोरियन क्या होता है। तो मेजोटोरियन सबसे पहली चीज़ तो क्या होता है कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन किया जाएगा श्रीलंका। तो श्रीलंका ने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट नेशन कब बना दिया था, इन द ईयर 1948। नाउ द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी sought to secure dominance ओवर द गवर्नमेंट बाय द वर्च्यू ऑफ देयर मेजॉरिटी। अब यहाँ पे क्या हुआ, बिकॉज जो सिन्हाला स्पीकर्स हैं दे आर मोर इन नंबर्स एज कम्पेयर टू दी अदर पीपल, जो तमिल श्रीलंकन्स हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम, मतलब एक साइड का जो क्राइटेरिया, जो 74 और 18 वाला क्राइटेरिया हमारा चल रहा था, उसमें क्या हुआ, सिन्हाला कम्युनिटी क्योंकि ज़्यादा थी तो पूरा का पूरा जो रूल होगा वो किस तरीके का होगा, विल बी डन बाय द सिन्हालाज ओनली। जस्ट कंपेयर द सिचुएशन ऑफ द बेल्जियम में क्या था, लोग कम थे लेकिन बिकॉज दे वर रिच एंड पावरफुल, तो यहाँ पर सिचुएशन उल्टी थी।
और सिन्हाला में क्या, सिन्हाला कम्युनिटी मतलब जो 74% ऑफ द पीपल थे, दे वर नॉट एट ऑल रिच, मतलब ये रिच कम्युनिटी नहीं कहला रही है, लेकिन बिकॉज दे आर लार्ज इन नंबर, तो इसकी वजह से जो डोमिनेंस रहेगा वो किसका रहेगा, ऑफ द श्रीलंकन, ऑफ द सिन्हालाज ओनली. As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy. Because they were large in number, तो एक मेजोरिटेरियन निकालते हैं, या एक एक्ट या एक चार्टर जैसा हम बोल सकते हैं वो निकालते हैं, जिसमें इन्होंने क्या निकाला कि हम सिन्हाला को सुप्रीम पावर पे रखेंगे. मतलब जो भी सिन्हाला पीपल होंगे कहीं से भी दे बिलोंग टू, बट दे आर द सिन्हालीज एंड दे रिस्पेक्ट द बुद्धिज़्म, दे आर इनटू द एक्ट ऑफ हैविंग द बुद्धिज़्म. तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, एक मेजोरिटेरियन निकालते हैं, और 1956 में एन एक्ट वॉज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, दस डिसग्रेडिंग द तमिल्स. ठीक है, दस डिसग्रेडिंग दी तमिल. तो यहाँ पे क्या होता है, सिन्हाला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाता है 1956 में, और तमिल्स को डिसरिगार्ड कर दिया जाता है हर तरीके से. The governments followed preferential policies that favored Sinhala applicants for university position and government jobs. तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट होती है वो हर तरीके से जो प्रेफरेंशियल मोड में रखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ सिन्हालीज को रखेंगे, whether it is related to the university or it is related to any kind of government job. A new constitution stipulated that the state shall protect and foster the Buddhism. हर तरीके से वो जो कुछ भी बुद्धिज़्म को फैलाने के लिए, सिन्हाला को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए जो भी गवर्नमेंट कर सकती थी, वो हर एक कोशिश गवर्नमेंट ने करनी स्टार्ट कर दी. और यहाँ पे चीज़ें किस तरीके से हुई, 48 में एक्ट भी लगा दिया गया कि सिन्हाला विल बी द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज. दूसरी चीज़, जितने भी एप्लीकेंट्स रहेंगे फॉर इन द यूनिवर्सिटी एंड ऑल्सो फॉर द गवर्नमेंट पोजीशन, सबको सिर्फ और सिर्फ सिन्हालीज को ही प्रेफरेंस दी जाएगी. नेक्स्ट, एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लगाया गया जिसमें सबके सब सिर्फ और सिर्फ फोस्टर एंड प्रोटेक्ट करेंगे ओनली दी बुद्धिज्म. All these government measures coming one after the other gradually increased the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils. Obviously बात है, because they are less in number, तो उनको क्या लगेगा कि यहाँ पर हमारे कल्चर्स, हमारे कस्टम्स, हमारे ट्रेडिशंस कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं रखते. What matters is the only Buddhism and the Sinhalese people. तो obviously भले they were small in number, they were having the feeling of alienation. They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language and the culture. चलो ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, भले मेजॉरिटी में फॉर्म हुई है, कुछ भी हुई है, बट नन ऑफ द मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट वर हैविंग एनी काइंड ऑफ सेंटिमेंट्स या रेस्पेक्ट कि भाई दूसरी कम्युनिटी का क्या, दूसरी कम्युनिटी का क्या, लैंग्वेज का क्या, उनके कस्टम्स ट्रेडिशंस का क्या. No other people were having the concern towards these Tamilians. They felt that the constitution and between the Sinhala and Tamil communities strained over the time. अब यहाँ पे क्या आता है, अगर हम एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका को देखें तो मैप तो हम देख सकते हैं कि हाँ ये श्रीलंका का मैप है. अब यहाँ पे जैसा कि आई टोल्ड यू, ये पूरा नॉर्थ और ईस्ट पार्ट है वो किससे कवर्ड करता था, 18% ऑफ द पीपल हु वर श्रीलंकन तमिल्स. द येलो people, the yellow color as you can see resembles all the Sinhalese. और ये जो पैचवर्क दिख रहे हैं छोटे छोटे से these are what the Muslim community. ठीक है, तो यहाँ पर एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका हम देख सकते हैं. जो ब्लैक पैचेस हैं यहाँ पर वो हैं हमारे इंडियन तमिल्स. ठीक है, अब आते हैं द श्रीलंकन तमिल्स. अब यहाँ पे श्रीलंकन तमिल्स क्या करने लगते हैं, जब उन्होंने देखा कि हमारे कस्टम्स कल्चर्स को कोई रिस्पेक्ट कहीं से नहीं मिल रही है, तो अब हम यहाँ पे रिवॉल्ट करेंगे, मूवमेंट्स चलाएंगे, स्ट्रगल्स करेंगे, गवर्नमेंट के खिलाफ हर वो चीज़ करेंगे जिससे कि हम हमारे कम्युनिटी को या हमारी लैंग्वेज को प्रिजर्व करके रख सकें. बट व्हाट थिंग्स हैपेंड, यहाँ पर उनकी हर एक डिमांड जो उन्होंने करी, लाइक फॉर सिक्योरिंग एजुकेशन, ऑल्सो फॉर द जॉब, रीजनल ऑटोनॉमी, कोई भी अपॉर्चुनिटी के लिए, वो सारी की सारी व्हेन इट वेंट बैक टू द गवर्नमेंट, वो पूरी की पूरी वहाँ से कैंसिल होके आ गई और उनको वापस से वही चीज़ करनी पड़ती थी. नाउ 1980s तक
सोचो 48 में इंडिपेंडेंट नेशन हुआ था श्रीलंका, 56 में उन्होंने एक एक्ट पास किया लैंग्वेज को लेके, हर वो चीज़ को लेके जो सिर्फ और सिर्फ सिन्हालास को ही प्रेफरेंस मिल रही है। 1980s तक आते आते हर तरीके की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, हर तरीके के मूवमेंट्स चलाए गए और एक टाइम पे क्या होने लग गया, वर फॉर्म्ड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल एलम। एलम मीन्स दी स्टेट। मतलब 1980 तक आते आते उनके अंदर इस तरीके की फीलिंग्स आ गई थी दैट ऑल द श्रीलंकन तमिल्स वांटेड देयर इंडिपेंडेंट नेशन। जो पूरा नॉर्थ और ईस्ट वाला जो रीजन था, दे वांटेड कि हमारे इस पार्ट को अलग कर दो और यहाँ से हम अपने खुद का स्टेट बनाएंगे। The distrust between the two communities turned into widespread conflict and it soon turned into a civil war. क्योंकि यहाँ पर कोई भी कम्युनिटी किसी को सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। मेनली द सिन्हालास वर नॉट एट ऑल हैविंग दिस काइंड ऑफ फीलिंग कि दूसरी कम्युनिटी की भी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो जो श्रीलंकन तमिल्स थे उन्होंने हर पॉपुलर मूवमेंट स्ट्रगल्स किए, सो फॉर डिमांडिंग देयर इंडिविजुअल स्टेट, वो भी उनकी पूरी नहीं हुई। तो दिस turned out to be a very negative impact and this created a series of war, जो civil war पूरे की पूरी श्रीलंका में हो गया था। Now what it got as a result, thousands of people of both the communities have been killed. Many families were forced to leave the country as refugees and many more lost their livelihoods. As Sri Lanka was having excellent record of economic development, education and health, but the civil war had caused a terrible setback to the social, cultural and economic life of the country. हर तरीका कुछ भी पूरा का पूरा वार के टाइम पे एंड हुआ। व्हेन इट एंडेड थाउजेंड्स ऑफ पीपल किल्ड। हर मतलब श्रीलंका जो एक टाइम पे इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री हुआ करती थी, जो इंडिया से भी आगे चलती थी, विद दिस सीरीज ऑफ थिंग्स और यू कैन से दी वार्स पूरी की पूरी डिवास्टेटेड हो गई विद दिस थिंग। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, श्रीलंका का एक केस देख लिया जिसमें रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स इतने ज़्यादा हुए कि लोगों को वार का सामना करना पड़ा। ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं वापस से बेल्जियम पे, जहाँ पर हमने हमारी स्टोरी को रोक दिया था कि उनका एथनिक कॉम्पोजिशन ऐसा ऐसा है और इस तरीके से यहाँ पर माइनॉरिटीज़ मेजर रोल प्ले कर रहे हैं क्योंकि दे आर रिच एंड द पावरफुल। और श्रीलंका में क्या कंपैरिजन हुआ था, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर प्लेइंग अ मेजर रोल और उन्होंने हर अपनी एक चीज़ को सुप्रीमेसी पे रखा। कमिंग बैक टू द बेल्जियम, अब हम बेल्जियम में जो लीडर्स थे उन्होंने डिफरेंट पाथ लिया। क्या डिफरेंट पाथ लिया, दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड द कल्चरल डाइवर्सिटी। Between 1970 and 1993 they amended their constitution 4 times। ठीक है, जहाँ पे 50s और 60s के टाइम पे बेल्जियम में एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन होने लग गई थी। तो क्या होने लग गया, अब गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, वी हैव टू टेक सम इम्पॉर्टेंट स्टेप सो दैट वी कैन प्रिजर्व ऑल अदर्स कल्चरल आइडेंटिटीज एज वेल। तो 70s टू 1970 टू 1993 क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि 1970 टू 1993 तक आते आते बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन कितनी बार चेंज हुआ। तो एट दैट टाइम दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स, मतलब 4 बार बदला गया वो कॉन्स्टिट्यूशन, so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. The arrangement they worked out is different from any other country and is very innovative. मतलब जो अरेंजमेंट वो लेकर आए दैट वॉज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर कंट्रीज। प्लस वी हैव सीन ऑल्सो कि श्रीलंका में क्या हुआ था, तो यहाँ पर वो जो लेकर आए वो बहुत डिफरेंट था एंड ऑल्सो दैट वाज इनोवेटिव। अब वो क्या था, पहली चीज़, एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियन मॉडल में सबसे पहली चीज़ क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे लोग कैसे थे, फ्रेंच ज़्यादा थे और डच कम थे, या वाइसा वर्सा सिचुएशन चल रही थी कैपिटल और स्टेट में, ठीक है, कंट्री में।
तो यहाँ पर क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला सबको अलग करो, जितने डच रहेंगे उतने फ्रेंच भी रहेंगे। लेकिन भाई अब 1% तो जर्मन थे, तो जर्मन का क्या होगा, वहाँ पे भी वो उनके लिए भी कुछ लेकर आए। Many powers of the central government have been given to the state government of the two regions of the country। पहली चीज़ तो सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों के जो नंबर्स रहेंगे, चाहे वो डच हो या फ्रेंच हो, उनके सेंट्रल गवर्नमेंट में नंबर्स एक जैसे ही रहेंगे। 10 हैं तो 10 इधर भी हैं, 20 हैं तो 20 इधर भी हैं, ठीक है। लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू द स्टेट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कुछ पावर किसको दे देती है, स्टेट गवर्नमेंट को, ऑफ द टू रीजन्स ऑफ द कंट्री। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। थर्ड, वो क्या करते हैं, जो ब्रुसेल्स रहेगा उसका एक सेपरेट गवर्नमेंट रहेगा इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव द इक्वल रिप्रेजेंटेशन। लाइक द वे सेंट्रल में किया वैसा ही उन्होंने कैपिटल सिटी में भी किया। नेक्स्ट आते हैं, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट विच इज नोन टू बी एज द कम्युनिटी गवर्नमेंट। मतलब जो पर्सन अब इसमें बचे हुए हैं, कौन कौन बचे, ओनली द जर्मन स्पीकिंग पीपल एंड ऑल द अदर पीपल जो भी इक्के दुक्के वहाँ रहे होंगे, is elected by the people belonging to one language community, that is the Dutch, French and the German speaking, no matter where they live. This government has the power regarding cultural, educational and language related issues। मतलब यहाँ पे एक उन्होंने थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई, जो कि बनाई कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसमें हर तरीके की कम्युनिटी, मेनली जो जर्मन स्पीकिंग, क्योंकि वो 1% थे, अब उनको भी एलिनाइजेशन फील होने लगता अगर उनके साथ ये सारी हरकतें हो रही होती कि उनको प्रेफरेंसेस नहीं दी जा रही, उनके कल्चर्स को कोई मैटर नहीं किया जा रहा। लेकिन यहाँ बेल्जियम की गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पर उनको भी इम्पोर्टेंस देती है, हर तरीके का कल्चर इम्पोर्टेंस, हर तरीके के कल्चर कस्टम्स को इम्पोर्टेंस दी जाएगी, कहीं भी मैटर नहीं करता कि वो कहाँ पर रहें, ठीक है। These arrangements have worked well so far. They help to avoid civic strife between the two major communities and a possible division of the country on linguistic lines. When many countries of Europe came together to form the European Union, Brussels was chosen as its headquarters. Because of the wise work done by the government of the country, Belgian country, यहाँ पर जब यूरोपियन यूनियन एक साथ आई थी अपना एक्ट फॉर्म करने के लिए, तो ब्रुसेल्स को ही उसका हेडक्वार्टर बनाया गया था। बिकॉज उन्होंने जो वाइस एक्शन लिया टू प्रोटेक्ट ईच एंड एवरी कम्युनिटी, और हर वो कम्युनिटी को इम्पोर्टेंस दी, नो मैटर वो ज़्यादा नंबर में है या कम नंबर में है। तो यहाँ पर हर कम्युनिटी के पीपल क्या होंगे, विल बी ट्रीटेड एज द इक्वल, नो मैटर फ्रॉम वेयर दे बिलोंग टू एंड वेयर दे लिव। अब यहाँ पे बात आती है, हमने दोनों कंट्रीज़ देख ली, हमने श्रीलंका का भी एग्जाम्पल देख लिया, हमने बेल्जियम का भी एग्जाम्पल देख लिया। नाउ अब इस क्वेश्चन को बोलना बहुत सही रहेगा कि जो पावर शेयरिंग है क्या वो डिज़ायरेबल है। तो हाँ भाई, पावर शेयरिंग है तो बहुत सी चीज़ें जो एक कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले लेती हैं, अगर पावर शेयरिंग इज़ डन इन ईच एंड एवरी सिंगल मैनर, प्रॉपरली स्टेप वाइज अगर वो काम किया जाएगा, तो पावर शेयरिंग इज़ वेरी मच डिज़ायरेबल। क्यों? क्योंकि वी हैव सीन टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीज़न कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। पहली चीज़, पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द possibility of conflict between the social groups that we have seen। एग्जाम्पल हम इसमें बेल्जियम लिख सकते हैं कि बेल्जियम में डिफरेंट ग्रुप्स थे, लेकिन उनको प्रॉपर अटेंशन, प्रॉपर सिक्योरिटी मिली, तो वो जो थे कॉन्फ्लिक्ट्स का रूप वहाँ भी हो सकता था, वो नहीं हुआ। दूसरी चीज़, सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट often leads to violence and political instability, power sharing is a good way to ensure the stability of the political order. Imposing the will of majority community over others may look like an attractive opinion in the short run, but in the long run it undermines the unity of the nation. Obviously, श्रीलंका में अगर सब लोग एक साथ रहते तो यूनाइटेड रह के रहते, जैसे कि बेल्जियम में और ऑल अदर कंट्रीज़ में रहते हैं। लेकिन श्रीलंका ने अपने वाइस एक्शन नहीं लिए, उस तरीके से काम नहीं किए, तो उनको किस चीज़ का सामना करना पड़ा, वार का सामना करना पड़ा, ठीक है। There is a second deeper reason why power sharing is good for democracy, because it is the very spirit of democracy. A democratic rule involves sharing power with those affected by the exercise and who have to live with its effect.
पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नमेंट, मतलब जो पीपल होते हैं, नो मैटर वेदर दे बिलोंग टू द स्मॉल कम्युनिटी और द लार्ज वन, एवरी सिंगल पर्सन इज हैविंग द राइट कि वहाँ पर उनसे हर चीज़ में पूछा जाए कि वेदर दिस इज गुड फॉर द कंट्री एंड ऑल्सो फॉर द सेक ऑफ द पीपल एज वेल. A legitimate government is one where citizens through partition acquire a stake in the system. तो ये reasons हैं हमारे, these were the two reasons which we have seen in which you can say जो power sharing होती है is very much desirable and it is the very spirit of democracy. अब forms of power sharing कैसे होते हैं? One basic principle of democracy is that people are the source of all political power. पीपल हैं, अगर पीपल्स का भरोसा है, लोगों का भरोसा है टुवर्ड्स देयर गवर्नमेंट कि येस दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू समथिंग वेरी मच गुड फॉर द कंट्री एंड ऑल्सो फॉर इट्स पीपल, तो ऑटोमेटिकली रिलायबिलिटी पीपल्स की टुवर्ड्स द गवर्नमेंट होती है. लेकिन जहाँ लोगों को लगता है कि दिस गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग स्पेसिफिक फॉर आवर कंट्री एंड ऑल्सो फॉर दिट्स पीपल, तो ऑटोमेटिकली रिलायबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है. In a democracy, people rule themselves through institutions of self-governments. In a good democratic government, due respect is given to diverse groups and views that exist in a society. कोई भी अच्छी गवर्नमेंट रहेगी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रहेगी, तो वहाँ पर ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन इज़ ऑब्लाइज्ड, उसको ओबे किया जाता है, भले ही वो कोई से भी सोशल ग्रुप से बिलोंग करते हों. Everyone has a voice in the shaping of public policies. Therefore, it follows that in a democracy, political power should be disturbed among as many citizens as possible. ठीक है. अब फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग देखेंगे तो किस किस तरीके से है. पहली चीज़ होती है अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. पहला फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती है अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स में गवर्नमेंट का काम दिखाया जाता है. अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, n number of social groups are being defined, and last one comes your political parties, pressure groups and movements. ये लास्ट क्राइटेरिया क्या हो जाता है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, प्रेशर ग्रुप्स होंगे, वो डिफरेंट सोशल मूवमेंट्स करते हैं जिसकी वजह से उनके जो राइट्स हैं वो बताए जाएं. ठीक है. Power may also be shared among different social groups such as the religious or the linguistic groups. हर एक तरीके का पर्सन whosoever it may be, कहीं वो ट्राइबल पीपल हो, मैं इंडिया की बात करूँ, अगर ट्राइबल पीपल हो, फॉरेस्ट पीपल हो, OBCs हों, SC/STs हों, यहाँ पे हर लोगों को, हर कैटेगरी ऑफ द पीपल हैव गिवन द कंसिडरेशन सो दैट दे शुड नॉट बी गेट निग्लेक्टेड. Community government in Belgium is a good example of the arrangement. In some countries, there are constitutional and legal arrangements whereby socially weaker sections and women are represented in the legislature and administration. तो यहाँ पे हर ये जो कैटेगरीज ऑफ द पीपल हैं, वेदर दे आर दी वुमेन. अब वुमेन्स को कितना टाइम लग गया था वोट्स की राइट को लेने के लिए. अर्लियर व्हेन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्टेड, जब उस समय से वुमेन्स ने स्टार्ट किया था ये बोलना वी वांट द राइट ऑफ टू वोट, राइट टू वोट, राइट टू वोट, लेकिन हमेशा उनकी जो रिक्वेस्ट होती थी, जो प्रोटेस्ट होते थे, वो हमेशा डिनाई कर दिए जाते थे. बट आफ्टर स्ट्रगलिंग फॉर द 200 ईयर्स अगो, येस 200 ईयर्स लग गए वुमेन्स को टू गेट द राइट टू वोट. तो इस तरीके की चीज़ें अब जैसे गवर्नमेंट में वुमेन्स का रोल रहता है, 1/3 ऑफ द पोजीशन हैव बीन गिवन टू द वुमेन इन द, यू कैन से वो थर्ड लेवल वाला जो सेल्फ ग्रुप अपना रोल, सेल्फ ग्रुप्स होते हैं, उसमें थर्ड लेवल ऑफ द जो गवर्नमेंट होती है उसमें वुमेन्स को क्राइटेरिया डिसाइड करते कि 1/3 ऑफ द वुमेन विल बी इलेक्टेड एज द लीडर्स. सो दीज आर द कंसर्न्स जो पावर शेयरिंग में होना ज़रूरी है एंड टू गेट रिस्पेक्टेड फ्रॉम द पीपल. ठीक है. Power sharing arrangements can also be seen in the way political parties, pressure groups and movement control or influence those in power. In a democracy, the citizen must have freedom to choose among various contenders for the
powers. In contemporary democracy, this takes the form of competition among the different parties. Such competition ensures that power does not remain in one hand. जैसे मल्टी लेवल पार्टीज होती हैं, एक पार्टी अगर इलेक्शंस के बाद अच्छा काम करेगी तो दोबारा से वो इलेक्शंस जीत के, लोगों का भरोसा जीत के वो वापस से खड़ी होगी. ऑन दी अदर हैंड, क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. कंपटीशन है तब जाके वी कैन ईजीली डिस्क्राइब कि भाई कौन सी पार्टी जो है वो हमारे लिए कुछ काम करेगी, या फॉर द गवर्नमेंट ऑल्सो, या फॉर द पीपल, फॉर द कंट्री दे आर गोइंग टू डू सम इम्पॉर्टेंट वर्क. In the long run, power is shared among different political parties that represent different ideologies and the social groups. Sometimes this kind of sharing can be direct when two or more parties form an alliance to contest the election. तो यहाँ पे कोलिएशन गवर्नमेंट भी फॉर्म हो जाती है जब लगता है कि अब हम नहीं जीत पाएंगे, तो एक अलायंस फॉर्म कर लेते हैं, कोलाइड हो जाते हैं कि अब हम मिलके कुछ करेंगे. या सेल्फ ग्रुप्स होते हैं जो डिफरेंट तरीके से चाहते हैं लेकिन विदाउट द सपोर्ट ऑफ एनीथिंग वो नहीं कर पाते, तो ऐसे लोग एक साथ आते हैं और एक अलायंस फॉर्म करते हैं. इफ देयर अलायंस इज इलेक्टेड, दे फॉर्म अ कोलिएशन गवर्नमेंट एंड thus they share the power. In a democracy, we find interest groups also, such as those of traders, businessmen, industrialist, farmers and the industrialist worker. अब डेमोक्रेसी है तो गवर्नमेंट ही अकेले थोड़ी काम करेगी, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर्स हैं, फार्मर्स हैं जो एक्चुअली डू समथिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, तो इनका भी ख्याल रखा जाता है हर एक तरीके से. वही बात है कि पावर शेयरिंग है तो हर एक एस्पेक्ट ऑफ द पीपल उन पे नज़र रखी जाती है with due respect. They also will have a share in governmental powers either through the participation in governmental communities or bringing influence on the decision making process. मतलब भले ही ये अपफ्रंट होके काम करें या बैकफुट काम करें, लेकिन ये for the sake of the country only they are doing some or the other things. So here this completes our chapter. Next lecture में हम नए चैप्टर के साथ मिलते हैं. Thank you so much.